ओके बच्चा पार्टी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके कल हमने देखा कि बिक्वेरल जो होता है वो 1 डिके पर सेकंड होता है, या ठीक है 1 बिक्वेरल पर, तो ये आपका 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, ठीक है 1 बिक्वेरल इज बेसिकली इक्वल टू, इसको अपन 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड का हो जाएगा 10/6 बिक्वेरल और क्यूरी का हो जाएगा भाई साहब 3.7 इंटू 10⁻10 बिक्वेरल, ठीक है। मीन और एवरेज लाइफ ये आपका टाउ होता है, दैट इज 1/लैम्डा। कल अपन ने देखा भाई साहब एन टी की वैल्यू, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस एट टाइम टी विल बी इक्वल टू n0 e माइनस लैम्डा टी, ठीक है क्लियर। यहाँ पे n भी लिखा रह सकता है, nt भी हो सकता है, that at any point of time t the number of disintegrated atoms will be equal to n naught, that is at time t is equal to 0 e minus lambda t, ठीक है। अगर इसको अपन भाई साहब, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं n नॉट बाई ई लैम्डा टी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया मीन और एवरेज लाइफ। मीन और एवरेज लाइफ मतलब क्या हो जाएगा, जब टाउ की वैल्यू हो जाए 1/लैम्डा, मतलब यहाँ पे जो टी की वैल्यू है वो 1/लैम्डा हो जाए, तो 1/लैम्डा हो जाएगी, तो मतलब कितना हो जाएगा, ई लैम्डा इंटू 1/लैम्डा एन नॉट एन टी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो आपका एन नॉट बाई ई, ठीक है। तो आपका एन टी मतलब आपका नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एटम्स एट टाउ टाइम टी इज इक्वल टू 1/लैम्डा, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, number of atoms left will be equal to 1 by e times the number of original atoms। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। मीन और एवरेज लाइफ मतलब जब आपका t का वैल्यू 1/लैम्डा के बराबर हो जाए, और t टाउ का वैल्यू अगर 1/लैम्डा के बराबर हो जाता है, so number of disintegrated atoms will be 1 by e times the number of original atoms। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, ओके। आर क्या है भाई साहब, आर आपका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भाई साहब नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एटम्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब जब हम लिख रहे हैं एन टी इज इक्वल टू एन ओ इंटू ई माइनस लैम्डा टी, अपने को मालूम है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स विच आर देयर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर टी दिस विल बी इक्वल टू आर नॉट ई माइनस लैम्डा टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी कैन राइट, ओके ओके। सो दिस इज बेसिकली rate of radioactive disintegration at time t, this will be equal to rate of radioactive disintegration when time t is equal to 0 e minus lambda t। Are we clear through this process, okay। रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ, तो मीन लाइफ में क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू 1/लैम्डा होता है, और हाफ लाइफ में भाई साहब क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ में नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एटम्स विल बी n नॉट बाई 2। क्या ये समझ में आ रहा है, एन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन टी की वैल्यू हो जाएगी n नॉट बाई 2 एट टी इज इक्वल टू हाफ लाइफ पीरियड। ये भाई साहब हाफ लाइफ पीरियड है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। तो इसको अपन हाफ लाइफ पीरियड लेंगे, जिसको हम टी हाफ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, टी हाफ से भी डिनोट करते हैं, ओके। सो यहाँ पे टाउ की वैल्यू 1/लैम्डा और टाउ हाफ की वैल्यू 0.693/लैम्डा कैसे हो जाएगी, बाला बाला जल्दी से बोलो। अरे भाई साहब देखो यहाँ पे, हाँ कैसे 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 आया, बोला हाँ बोला, जल्दी से बोला, ठीक है। यहाँ पे आपका एन टी का वैल्यू कितना है, एन टी का वैल्यू है एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो भाई साहब जब टी इज इक्वल टू कितना है हाफ, एन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन नॉट बाई 2। समझ में आता है भाई साहब ये, ठीक है। इसको लिखो एन नॉट बाई 2, ये हो गया तुम्हारा एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी, समझ में आता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/2 इज इक्वल टू ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। दोनों तरफ लॉग ले लो भाई साहब, ठीक है, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा भाई साहब, लॉग 2 रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अभी लॉग लिया तो यहाँ पे -1 लॉग 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी लॉग ई, लॉग बेस ई ई ये वाला हो जाता है 1, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, लॉग 2 की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा टी के बराबर, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे टी जो है वो क्या है, टी हाफ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, टी हाफ। आर वी क्लियर, ये टी हाफ ही है ना भाई साहब, ठीक है। तो ये log 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, log 2 की वैल्यू यहाँ पे बेस ई है, ध्यान दीजिएगा log बेस ई है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.693, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ। अब कर लो भाई साहब, अगर तुम्हें टी हाफ लिखना है तो तुम लिखोगे 0.693 बाई लैम्डा, अगर तुम्हें लैम्डा लिखना है
तो 0.693 बाई टी हाफ। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ टी हाफ को रिलेटेड टू 0.693। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अब समझ में आता हूं भाई साहब? ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये 0.693, तो आपका देखो अभी अभी आपने क्या देखा, टी हाफ की वैल्यू कितनी हो गई? 0.693 बाई लैम्डा। क्लियर है भाई साहब? ठीक है। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है? तो 0.301 है, यहां पे तुमको 0.693 कैसे मिल रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लॉग बेस ई है, तो जब भी आप भाई साहब लॉग बेस 10 को या लॉग बेस ई के किसी भी वैल्यू को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हो, तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2.303 से। तो आइडियली तुम्हारा यहाँ पे क्या आया देखो, टी हाफ इज इक्वल टू लॉग बेस ई 2 अपॉन लैम्डा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2.303 लॉग बेस 10 2 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2.303 इंटू, भाई साहब क्या बोला तुमने? 0.3010 है ना, ये अपॉन लैम्डा। इसकी वैल्यू क्या है? 0.693, 0.693 अपॉन लैम्डा। दिस इज हाउ यू गेटिंग 0.693। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो आपका टी हाफ का वैल्यू अभी देखो, ये 1 बाई लैम्डा हो गया ना, यहाँ पे तुम्हारा टाउ का वैल्यू कितना था? 1 बाई लैम्डा। तो इस 1 बाई लैम्डा को क्या लिख सकते हो? 0.693, और ये हो गया आपका टाउ। ठीक है, ये है 0.693 टाउ। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टाइम्स, तो ये 0.693 इसकी वैल्यू को कम कर रहा है या ज्यादा? टाउ को जब आप 0.693 से भाई साहब मल्टीप्लाई कर रहे हो, इज इट गेटिंग लेसर? व्हाई? बिकॉज 0.693 ऑब्वियसली मींस 693 अपॉन 1000, राइट? सो दिस इज गेटिंग लेसर। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? किसकी वैल्यू कम हुई? इसकी वैल्यू कम हुई ना, तो हाफ लाइफ इज लेसर देन एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ मतलब टाउ, टाउ मतलब 1 बाई लैम्डा। टी की वैल्यू जब 1 बाई लैम्डा हो गई, क्लियर है भाई साहब? So your average life of a radioactive substance will always be more than the half life. Clear है? Okay, okay, okay. In the radius of aluminium to 2713 aluminium nucleus is taken to be RAL, then the radius of this nucleus is nearly, ये कितना हो जाएगा आपका भाई साहब? रेडियस के साथ प्रोपोर्शनलिटी क्या है? गिन ले, आज का दिन क्या है? आज कितना तारीख है? आज 10, 14 से है ना भाई साहब? हाँ, कितना है भाई साहब? 14 से है ना, जब आप हलाल होंगे। कितना दिन हो गया भाई साहब बताइए? एक महीना भी नहीं बाकी है। हमने पढ़ा ना भाई साहब, आर इज ए रेज टू 1/3। क्लियर है? क्लियर है? तो रेडियस ऑफ दिस, तो रेडियस इज दिस इज टेकन, देन द रेडियस ऑफ दिस विल बी हाउ मच? तो आपका भाई साहब यहाँ पे रेडियस ऑफ टेलेरियम अपॉन रेडियस ऑफ, बहुत ही आसान सा सवाल है भाई साहब ये, ए टेलेरियम अपॉन ए एल्यूमिनियम रेज टू 1/3 भाई साहब। ठीक है, तो ए टेलेरियम की वैल्यू कितनी हो गई? एटॉमिक मास ऑफ टेलेरियम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। भाई साहब कितना हो गया? ये 27, इसका हो गया 125 रेज टू 1/3, ये हो गया आपका 5 क्यूब, और ये हो गया आपका 3 क्यूब, ये हो गया आपका 1/3, 5/3 रेज टू 3 इंटू 1/3, ये भाई साहब कैंसलम। तो रेडियस ऑफ टेलेरियम अपॉन रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब कर लो भाई साहब, रेडियस ऑफ टेलेरियम विल बी इक्वल टू 5/3 टाइम्स इंटू रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। कितना दिया हुआ है? अच्छा ये दिया हुआ है, चलिए रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 5/3 टाइम्स रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आंसर आपका 5/3 टाइम्स रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर? ओके। A radioactive nucleus undergoes spontaneous decay in sequence Z-1b, ठीक है, Z-3c, Z-2d, where Z is the atomic number of the element. The possible decay particles in the sequence are, तो भाई साहब आपका अल्फा में तो हो नहीं रहा, यहाँ पे कोई अल्फा हो रहा है क्या? अगर अल्फा होता था तो Z-2 होता था और A-4 भी होता था साथ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे A से कोई कोरिलेशन नहीं दिखा रहे हैं आपको, सिर्फ Z-1 हो रहा है। तो या तो बीटा नेगेटिव डीके होगा या तो बीटा पॉजिटिव डीके होगा। बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है? न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बीटा नेगेटिव डीके में। तो आपका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, और बीटा पॉजिटिव डीके में प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर 1 से कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर 1 से कम हुआ है, तो ये किस तरह का डीके रहेगा? भाई साहब
बीटा प्लस डीके। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका 3 से कम हुआ है, तो भाई साहब कितने डीके हुए रहेंगे बीटा के? 3 बीटा डीके हो रहे होंगे, 3 बीटा प्लस डीके हुए रहेंगे। समझ में आ रहा है? ये Z-2 क्यों बीटा माइनस होगा? देखो ये Z-3 आई, तुम बताओ बीटा माइनस क्यों होगा? आई देखो, Z-3 और Z-2 कौन बड़ा हुआ? तो एक से कम हो रहा है, क्यों बोल रही हो? फिर एक से बढ़ रहा है ना, तो एक से बढ़ रहा है मतलब आपका बीटा प्लस डीके हो रहा है, ठीक है? सॉरी, आपका बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है, ठीक है? क्लियर है? तो एक बीटा प्लस डीके, ठीक है, 3 बीटा प्लस डीके एंड बीटा माइनस डीके। यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, बाप रे, ये क्या हो गया? बीटा प्लस, अच्छा अल्फा कैसे हो गया रे बाबा? ओके, लेकिन भाई साहब यहाँ पे तो ए का कुछ दिया ही नहीं हुआ है, हम कैसे इमेजिन कर ले? यहाँ पे 3 बीटा प्लस डीके Z-3 है, वहां पे Z माइनस, हाँ, तो Z माइनस आपका भाई साहब यहाँ पे आ रहा है Z-1 -2, ये ऐसा आ रहा है ना, देखो Z-3 कैसे आया, ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप में जहां पे सी बन रहा है Z-3 आ रहा है भाई साहब आपका, कहां से? देखो Z-1 -2, तो ये आपका एक अल्फा डीके से होता है, ठीक है, लेकिन अल्फा डीके में कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका ए भी कम होगा जो वहां पे नहीं दिया हुआ है, दैट कुड बी कंफ्यूजिंग। 3 बीटा प्लस भी अगर आप लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप अल्फा को पिक करेंगे, अदरवाइज इट इज 3 बीटा प्लस डीके इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि यहाँ पे देखो ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, साइमल्टेनियसली आपको यहाँ पे ए की वैल्यू भी देनी पड़ेगी ना, ठीक है, ए भी आपका कम हो जाएगा, यहाँ पे तो ए वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए -4 आएगा, ठीक है, विच इज नॉट रिटन, ठीक है, ये सही है, यहां से यहाँ पे आने में अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है एमिट, और बीटा पार्टिकल भी एमिट हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे दिस वुड बी आपका हो गया पहला वाला बीटा प्लस, दूसरा वाला अल्फा, नहीं पहला वाला आपका क्या है, बीटा प्लस है ना, दूसरा वाला भाई साहब अल्फा, और तीसरा वाला आपका बीटा माइनस, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, a nucleus of uranium decays at rest into nuclei of thorium and helium, then the helium nucleus has more kinetic energy than the thorium nucleus। भाई साहब आपका हीलियम न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिकेज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे डिकेज एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियस ऑफ थोरियम एंड हीलियम, ठीक है, डिके हो रहा है भाई साहब, तो ऑब्वियसली आपका एनर्जी रिलीज होगा, ये एनर्जी रिलीज होगा, अगर एनर्जी रिलीज होगा तो कद्दू कटेगा तो दोनों में बटेगा भाई साहब, इन दोनों में बढ़ जाएगा, लेकिन फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, ये रेस्ट पे था, तो मतलब इन दोनों का मोमेंटम जो होगा, दोनों मिलाकर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों मिलाकर जो मोमेंटम आएगा वो भी जीरो ही होगा, ठीक है। द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस, कैसा होगा? हीलियम न्यूक्लियस विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस, कैसा होगा? कैसे, क्यों? और ये काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, देखो, हाँ, बता सकती हैं आप? D1 D2 में जब हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी, अरे भाई साहब अगर आपका ये मेन एटम है, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है बी और सी में, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो? क्यू एम बी, मतलब एम बी, हाँ, वाई वाई अगर है, ठीक है, ये डॉटर न्यूक्लियस है, ये डॉटर न्यूक्लियस है, और ये आपका हीलियम है ना, ओके, हीलियम, चलिए, और ये आपका भाई साहब लेट्स से अल्फा, नहीं ये अल्फा पार्टिकल है, चलो, ये डॉटर न्यूक्लियस और ये हीलियम अल्फा पार्टिकल, और ये आपका मेन एटम ना, इसको क्या लिखा था? हाँ हाँ हाँ, पेरेंट एटम, तो इसका क्या हो जाएगा, बोलो? क्यू एम वाई अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई, है ना, ठीक है, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ भाई साहब डॉटर न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? क्यू एम अल्फा अपॉन, तो ये तो दोनों का सेम है भाई साहब, ठीक है, ये भी भाई साहब दोनों का सेम है, जो मैटर करता है वो ये है, तो आपके अल्फा पार्टिकल के लिए ये डॉटर न्यूक्लियस का मास ज्यादा हो गया है ना, और ये आपका भाई साहब डॉटर न्यूक्लियस का अल्फा पार्टिकल है, तो किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? हीलियम पार्टिकल का भाई साहब या अल्फा पार्टिकल का ज्यादा होगा? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस, इज इट करेक्ट? यस, ठीक है,
उसका ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा देन द थोरियम न्यूक्लियस। द हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस मोमेंटम देन द थोरियम न्यूक्लियस। मोमेंटम में क्या हो जाएगा, काइनेटिक, हाँ, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा तभी तो वो जीरो होगा। तो ये वाला आपका रॉन्ग है भाई साहब। हीलियम न्यूक्लियस और आपका थोरियम न्यूक्लियस का मोमेंटम इक्वल और ऑपोजिट होगा, क्योंकि आपका इनिशियल मोमेंटम जीरो है और फाइनल मोमेंटम भी उसको जीरो ही होना पड़ेगा। तो इन दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट होगा भाई साहब। काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर मोमेंटम देन द थोरियम न्यूक्लियस, ये भी नहीं होगा, ठीक है, दोनों का। द हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस का मोर काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे आपका फैक्टर, ये जो फैक्टर है ये दोनों में कॉमन है। यहाँ पे ये मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ऑब्वियसली मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज मोर, सो दिस इज अगेन एन इनकरेक्ट ऑप्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके। तो मोमेंटम कंजर्वेशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, हो गया भाई साहब। हाफ लाइफ पीरियड, ओके। तो हाफ लाइफ पीरियड में भाई साहब इंडिविजुअल, ये मैं सिर्फ आपको थियोरी बता रहा हूँ। इंडिविजुअल हो गया क्या? डन। चैप्टर उधर ही है कि ये पूरे टाइम नहीं लिख रहे थे, अभी लास्ट में लिख रहे हैं, मतलब कहीं से माल डाउनलोड हुआ है ना। इंडिविजुअल न्यूक्लियर डीके टेक्स प्लेस एट रैंडम टाइम्स, अलग अलग टाइम पे भाई साहब ये रैंडम डिक्लेयर हो रहा है। दिस रैंडमनेस इज अ फीचर ऑफ क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो रैंडम आपका हाफ लाइफ, द प्रोबेबिलिटी फॉर डीके कैन बी गिवन स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द गिवन न्यूक्लियस। क्योंकि जितने भी आपके एटम्स हैं वो पूरे पूरे कभी भी डीके होते ही नहीं है। हम जनरली मानते हैं कि जितने भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका जो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन का टाइम है दैट इज इंफिनिटी। टाइम t इज इक्वल टू जीरो से भाई साहब टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक इनका डिसइंटीग्रेशन चलता ही रहेगा। इसीलिए हमने क्या मान लिया है, टी हाफ मान लिया रैंडम, ठीक है। टी हाफ इज समथिंग दैट कैन बी कैलकुलेटेड एंड वी कैन बेसिकली डिवाइस इक्वेशंस एंड सॉल्व न्यूमेरिकल्स एज वेल। The probability of decay can be given specified in terms of half life of the nucleus. Assumed an initial number of nucleus n naught. This n naught is basically at time t is equal to zero. ठीक है, at time t is equal to t, half of the nucleus will get decayed. हाफ ऑफ द न्यूक्लियस विल गेट डिकेड, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसको करते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखो कैसा होगा। दिस इज द एक्सपोन, देखो ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, यहाँ पे देखो डिक्रीज होगा। और कोई भी एक्सपोनेंशियल रिलेशन तो डिक्रीज होगा, तो मतलब ग्राफ आपका ऐसा तो बनने ही वाला है। ये डिक्रीज होगा मतलब आपके डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, इसीलिए डिक्रीज होगा। तो ये समझ लो NO है, नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। विल इट डिक्रीज? यस इट विल डिक्रीज, ठीक है। सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमेशा ऐसे ही जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ दैट विल बी देयर। अभी भाई साहब यहाँ पे टी हाफ मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एन नॉट। टू टी हाफ मतलब दो टी हाफ में आपका कितना हो जाएगा, वन बाई फोर्थ ऑफ एन नॉट, ठीक है। थ्री टी हाफ मतलब वन बाई एट ऑफ एन हाफ, ठीक है। तो मतलब जितनी बार आप हाफ लाइफ साइकिल करेंगे तो मतलब आपका एन टी हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, एन नॉट अपॉन टू रेज टू एन। समझ में आ रहा है भाई साहब? एन टी हाफ मतलब एन हाफ साइकिल्स के बाद the number of atoms that would remain would be 1 by 2 raised to n into the original number of atoms at time t is equal to 0. Are we making sense people here? ठीक है, okay okay okay, at time t is equal to 2 t half there will be n by 4 nuclei that will remain. This decay curve is described by an exponential function. क्यों ये कि एक्सपोनेंशियल है, इसी तरह से ये ऐसे जाएगा। हालांकि एक्चुअली में तो डीके है तो इस तरह से ही जाएगा, लेकिन क्योंकि एक्सपोनेंशियल है इसको जरा सेग्रीगेट करके दीजिएगा मुझे, ठीक है। Okay, half-life period is defined as a time taken by nuclei to disintegrate to half its original number of nuclei. When t is equal to t, then n is equal to, ठीक है। According to the radioactive decay law, this will be the one, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं भाई साहब तो यहाँ पे कितना हो गया, e minus lambda t जो मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। So decay constant for a given radioactive sample is defined as a reciprocal of the time during which the number of nuclei decreases to 1 by 3 times the original value, ठीक है। For stable nuclei, lambda is different for different substances. तो आपका द इफेक्टिव डीके कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा। देखो यहाँ पे डीके कांस्टेंट ये हो गया आपका लैम्डा, ठीक है। ये यही है भाई साहब, देखो जो टाउ हम बोल रहे थे ना, टाउ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइम को प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके ने नंबर ऑफ एटम्स को प्लॉट किया हुआ है। तो टाउ की वैल्यू जब 1 बाई लैम्डा होती है, जब टाउ की वैल्यू 1 बाई लैम्डा होती है, इसी को हम बोलते हैं बस डीके कांस्टेंट लैम्डा फॉर अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम
during which the number of nucleus decreases to 1 by c times the original value. ठीक है, 1 by e times होगा ये, 1 by e times of the original value, lambda is equal to 0. ठीक है, for stable nuclei, lambda is different for different substances. The constant is the characteristic of the given sample and does not vary with time. If a nucleus simultaneously by more than one process, we will have decay constant. अगर एक न्यूक्लियस है, कभी कभी कैसा होता है कि एक न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हुआ ए इंटू बी में, और फिर आगे चल के इनका डिसइंटीग्रेशन अलग हो रहा है, तो हर एक का एक लैम्डा आ जाएगा. ठीक है, डीके कांस्टेंट. तो इफ अ न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली बाय मोर देन वन प्रोसेसेस which have decay constants lambda 1 lambda 2 to lambda n, then effective decay constant is the sum of all the decay constants of individual processes. Okay, if there is more processes, then the effective decay constant will be the sum of individual processes. ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई साहब, तो दिया क्यों मेरे को फिर, अभी कहां से ये निकल रहा है एक लोग. जीवन में कुछ व्यवस्थित होगा आपके, नहीं. अभी इतने सारे पेपर और हैं. हक मार रहे थे क्या भाई साहब तब से. टी इज इक्वल टू, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लैम्डा टी हो गया, तो दिस विल बी टी 2.303, और इसी से आपका भाई साहब आ रहा है टी इज इक्वल टू, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टी, ये आपका हाफ लाइफ पीरियड है, दैट इज 0.693 बाई लैम्डा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू टाउ. ये टाउ भाई साहब आपका क्या है, टाउ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, दिस टाउ इज बेसिकली 1 बाई लैम्डा. ठीक है, क्लियर है. और कोई, डन डन डन. चलिए भाई साहब, well lambda is the decay constant, ये lambda आपका भाई साहब हो जाएगा decay constant. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस. ठीक है, ओरिजिन यहाँ पे भाई साहब अल्फा रेस का किधर से है, न्यूक्लियस से है. ठीक है, बीटा रेस का भी और गामा रेस से भी, इसीलिए हम इसको अंडर द टॉपिक न्यूक्ली पढ़ते हैं. ठीक है, न्यूक्ली में मतलब हम इन फिनोमिना को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है. अल्फा बीटा और गामा तीनों का ओरिजिन आपका कहाँ पे है, न्यूक्लियस में. नेचर आपका ये क्या हो जाएगा, अल्फा रेस इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस. ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनका कोई चार्ज नहीं होता है. ठीक है, चार्ज इनका हो जाएगा इतना. ठीक है, विच इज बेसिकली 2 एटम्स आपके हीलियम के पॉजिटिव चार्ज, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19. इसका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसका जीरो चार्ज भाई साहब. रेस्ट मास इसका भाई साहब इतना हो जाएगा, दिस इज हैविंग दिस मच, एंड इसका रेस्ट मास जीरो होगा बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज अ फोटोन. ठीक है, स्पीड इसकी इतनी है. ठीक है, इसकी इतनी है और इसकी इतनी, इसका ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो रहा है. ठीक है, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. ओके, आपका 1 अल्फा रिलेटिव आयनाइजिंग पावर, सबसे आयनाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसका भाई साहब 2 प्लस पॉजिटिव यूनिट ऑफ चार्ज है, तो इसका आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, इसका आयनाइजिंग पावर सबसे कम. ठीक है, दिस इज अ कंपैरिजन व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड आई गेस, राइट. Okay, average life period. It is defined as the ratio of the total life of all the nuclei to the total number of original life. ठीक है, तो मीन लाइफ आपका क्या हो जाएगा, what will be the mean life, इसको लिख लीजिए भाई साहब. मीन लाइफ इज इक्वल टू total lifetime of all atoms upon total number of atoms. Total lifetime of all atoms upon total number of atoms.
ठीक है, डन डन डन, ओके। मीन लाइफ, टोटल लाइफ ऑफ ऑल एटम्स, तो आपका मीन लाइफ जिसको टाउ बोलते हैं अपन, ये होगा क्या, 1/λ एक्चुअली। इसको अपन 0 से लेकर टी डी एन अपॉन एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये टाउ आपका भाई साहब इंटीग्रेशन 0 से लेकर इंफिनिटी तक, क्योंकि आपका डिसइंटीग्रेशन तो इंफिनिटी तक चलता रहेगा भाई साहब, ठीक है। टी टाइम्स ऑफ डी एन अपॉन एन, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, सो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। डी एन बाई डी टी आपका भाई साहब होता है, हमको मालूम है ये माइनस लैम्डा टी, रेट ऑफ डीके इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू एन, है ना। अरे भाई साहब ये हमने पढ़ा था ना, रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स। ये आपका डी एन बाई डी टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसी को भाई साहब इक्वेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डीके कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, माइनस लैम्डा इंटू एन। ये हो गया आपका डीके कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो डी एन की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, माइनस लैम्डा एन डी टी, ठीक है, माइनस लैम्डा एन डी टी। ओके ओके ओके, बट n इज इक्वल टू दिस मच, तो dn की वैल्यू, अभी हमको n की वैल्यू मालूम है, नंबर ऑफ एटम्स एट एनी गिवन इंस्टेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ओरिजिनली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 e माइनस लैम्डा टी। तो अभी अभी आपने देखा भाई साहब dn की वैल्यू हमने क्या लिखी है, माइनस लैम्डा n माइनस लैम्डा n dt, ये लिखा है ना। तो dn की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस लैम्डा n की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, n नॉट e माइनस लैम्डा t dt, ठीक है, माइनस लैम्डा n नॉट e रेज टू माइनस लैम्डा t dt। ओके, तो आपका टाउ का वैल्यू भाई साहब कितना होगा, टाउ का वैल्यू हो जाएगा, अभी अभी आपने देखा भाई साहब टाउ की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक n वाला टी डी एन, ओके, टी डी एन अपॉन एन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ से एन नॉट से आपका भाई साहब यहाँ तक, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे डी एन की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है। तो इसके जगह पे अपन लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया आपका 0 से लेकर इंफिनिटी, टी के जगह पे हमने टी लिखा, डी एन के जगह पे माइनस लैम्डा एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी डी टी अपॉन भाई साहब यहाँ पे एन की वैल्यू, एन की जगह पे एन नॉट, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी द वैल्यू which is coming out to be t is equal to, आपका देखो यहाँ पे n नॉट और n नॉट भाई साहब कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, लैम्डा t e रेज टू माइनस n। बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। इस तरह से आपका टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा आ रहा है, ठीक है। इतना पूरा याद भी नहीं रखेंगे तो भी आपका टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बोलिए ना, बोलिए भाई साहब। यहाँ पे देखो टाउ है, टाउ इज इक्वल टू 0 इंफिनिटी, लैम्डा आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या रहेगा, t रेज टू माइनस लैम्डा dt। इसको आपको भाई साहब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, ठीक है। दिस हैज टू बी सॉल्व बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपका कौन सा रूल अप्लाई होता है, भाई साहब बहुत बढ़िया, कौन सा रूल अप्लाई होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कौन सा रूल अप्लाई होता है, जब आपके एक से ज्यादा फंक्शन से इंटीग्रेट करने को, हाँ हाँ, यूवी, अरे यूवी तो आपका भाई साहब डिफरेंशिएशन में अप्लाई होता है। यू बॉयज आर क्रेजी नाउ। अरे भाई साहब लिएट रूल अप्लाई होता है, सुने हैं कि नहीं सुने हैं, लॉगरिथमिक, ये आपका इनवर्स, ये हो गया अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। भैया भाई साहब डूब रही है बहुत जोर से, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया, देखो अभी देखो यहाँ पे लैम्डा, ठीक है, टाउ की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई लैम्डा, और अपने को यहाँ पे मालूम है टी हाफ की वैल्यू कितनी होती है, 0.693 बाई लैम्डा, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका टी हाफ है, बेसिक दिस इज बेसिकली टी हाफ, ठीक है। तो अपन ये टी हाफ, तो इस टी हाफ को भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं, इस लैम्डा को अपन लिख सकते हैं 0.693 बाई टी, ऐसा लिख सकते हैं, या 1 बाई लैम्डा को अपन क्या लिख सकते हैं, तो ये टी हाफ की वैल्यू, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। तो टाउ की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, यहाँ पे टाउ की वैल्यू है 1 बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी हाफ बाई 0.693, है कि नहीं। तो 1 बाई लैम्डा की जगह पे आप टाउ लिख रहे हैं, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू टाउ, दैट कैन बी रिटन एज टी हाफ बाई 0.693, टी हाफ बाई 0.693, ये आ गया आपका 1.443, ठीक है। ये टी हाफ बाई 0.693 को अपन 1.44 लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा, 1.44 इंटू टी हाफ, ठीक है, क्लियर है। डिटर्मिनेशन ऑफ डीके कांस्टेंट लैम्डा एंड द हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल ग्राफिकली। तो आप देखो यहाँ पे अगर किसी भी डीके को हम देखेंगे तो आपका समझ लो यहाँ पे आपका एन, हमने यहाँ पे लॉग में प्लॉट किया हुआ है,
अगर लॉग में हम प्लॉट करेंगे, देखो अगर देखो यहाँ पे अगर आपने भाई साहब एन को प्लॉट किया हुआ है टी के साथ, तो अपने को ऐसा ग्राफ मिलेगा। लेकिन उसी एन को अगर हम लॉग में प्लॉट करें, लॉग एन को टी के साथ, तो हमको ऐसा ग्राफ मिलेगा। कैन समबडी टेल मी व्हाई? अगर हमने एन नंबर ऑफ एटम्स एट एनी गिवन टाइम को टी के साथ प्लॉट किया, तो हमको ये वाला ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और अगर हमने आपका भाई साहब लॉग एन को इसके साथ प्लॉट किया, तो हमको स्ट्रेट ऐसा वाला ग्राफ मिलेगा। व्हाई? दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों में ये एक्सपोनेंशियली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो इसको, यहाँ पे आपका n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई माइनस लैम्डा टी, ये भाई साहब आपका जो है एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल है, इसकी वजह से आपको ऐसा मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा आपका लॉग n, दैट विल बी इक्वल टू लॉग एन नॉट, ठीक है, इंटू ई माइनस लैम्डा टी। अब कर लो भाई साहब, ये एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई साहब? बोला हो, बोला जल्दी से बोला। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो लॉग एन नॉट प्लस लॉग बेस ई ई माइनस लैम्डा टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? ओके, तो ये तो आपका वन हो जाएगा, वन हो जाएगा मतलब माइनस लैम्डा टी, तो उसका क्या आ जाएगा बोलो? दिस विल बी लॉग एन नॉट प्लस ई, सॉरी ई तो गया, यहाँ पे आ गया आपका माइनस लैम्डा टी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो नाउ व्हाट यू आर गेटिंग इज log n is equal to log n naught minus lambda t, which is comparable to which equation? y is equal to mx plus c का इक्वेशन से ये भाई साहब कंपेरेबल है, ठीक है। ये कैसे कंपेरेबल है y is equal to mx plus c के? क्योंकि ये वाला भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, जिसको ये वाला t में है ना, तो आपका m का वैल्यू क्या हो जाएगा? m का हो जाएगा माइनस लैम्डा, ठीक है। इसीलिए आपको भाई साहब स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। दिस स्लोप इज बेसिकली माइनस लैम्डा, क्योंकि आपने log n को t के साथ प्लॉट किया हुआ है, तो ये हो गया दिस पोर्शन। और ये लॉग नॉट जो है आपका, ये वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा दिस विल बी द वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो हमारा अगर हमने प्लॉट किया एन इज इक्वल टू लॉग एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? माइनस लॉग ई, ठीक है, माइनस लॉग ई ई ऐसा, इसका वैल्यू हो जाएगा भाई साहब माइनस वन, ठीक है, मतलब वन हो जाएगा, वहां पे माइनस दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हो गया भाई साहब, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2.303। अगर लॉग ई को हमको कन्वर्ट करना है, तो 2.303, तो माइनस लैम्डा प्लस लॉग एन, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज -3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस लैम्डा बाई 2.303, ठीक है, माइनस लैम्डा बाई 2.303। दिस इज इक्वल टू, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा 2.303 इंटू tan थीटा, ठीक है, 2.303 इंटू tan थीटा, मतलब आपका यहाँ पे देखो tan थीटा की वैल्यू अगर लैम्डा हाफ कर रहे हैं, तो log 2 इंटू कॉट थीटा हो जाएगा, log 2 इंटू कॉट थीटा, ठीक है। ओके, लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ, डीके कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी नन ऑफ दीस। डीके कांस्टेंट, बहुत बढ़िया भाई साहब, डीके कांस्टेंट। हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा, लैम्डा बाय 0.693, तो ये हो गया आपका 0.693। डीके ऑफ न्यूक्लियस अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा डीके भाई साहब, emission of alpha particle by nucleus to transform into a different nucleus is called alpha decay। जिसमें आपका क्या कौन सा एटम निकल रहा है भाई साहब? He24। तो इसमें भाई साहब एटॉमिक नंबर 4 से और एटॉमिक मास नंबर 4 से, तो ये आपका डॉटर न्यूक्लियस हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी द डॉटर न्यूक्लियस फॉर अल्फा डीके। The difference between the initial mass energy and the total mass energy of alpha products is called the Q of the process or the disintegration energy, ठीक है। An alpha particle is composed of 2 protons and 2 neutrons. Thus, this is a helium nucleus and is denoted by 4,2He. The alpha particle generally does not carry any electrons, so it has a charge of +2e, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आपका देखो जैसे आपका यहाँ पे अल्फा डीके हो रहा है, ठीक है, आपका यहाँ पे है रेडॉन विच हैज गॉट तो 88 प्रोटॉन्स एंड ऑब्वियसली 138 न्यूट्रॉन्स। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे किस टाइप का डीके है, n/p का जो रेशियो है, दिस इज मच ग्रेटर देन 1, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है। दिस विल एक्चुअली गेट यू एन अल्फा पार्टिकल एज वेल एज अ, यहाँ पे आपका भाई साहब ये लिबरेट हो रहा है, तो आपका देखो यहाँ पे 4 कम हो गया और 2 इधर कम हो गया, ठीक है। तो अभी आपके न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 136 और 86 प्रोटॉन्स, ये आपका डॉटर न्यूक्लियर हो गया, ठीक है, अल्फा डीके। ओके, डीकेस फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न। किस टाइप का? पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस प्लस अल्फा पार्टिकल। तो पेरेंट न्यूक्लियस से आपको डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा प्लस एन अल्फा पार्टिकल। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर डीके दैट प्रोड्यूसेस एन अल्फा पार्टिकल। The daughter nucleus and the alpha particle are collectively known as decay products। तो ये आपका यूरेनियम है जो थोरियम प्लस
अल्फा पार्टिकल बना रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर कंजर्व, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सेपरेटली कंजर्व, ये भाई साहब सेपरेटली कंजर्व होती है। बीटा डीके, एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और पॉइस्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ बीटा डीके, ठीक है। तो बीटा डीके आपका जहां पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, माइनस बीटा डीके, बीटा माइनस डीके, और जहां पे भाई साहब आपका पॉइस्ट्रॉन एमिट हो रहा है वहां पे हम बीटा प्लस डीके बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, बीटा नेगेटिव डीके में, बीटा नेगेटिव डीके में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है ना, ठीक है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो। और आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्लस पॉइस्ट्रॉन में, ठीक है, पॉइस्ट्रॉन में, ओके। तो इन बीटा डीके an electron is emitted by the nucleus, in beta plus decay a positron is emitted by the nucleus, यहाँ पे भाई साहब एक positron emit हो रहा है, ठीक है। Beta particles are nothing but electrons. Hence, the atomic number of the nucleus is increased by 1 unit. The mass number does not change. ठीक है, यहाँ पे आपका mass number change हो जाएगा. Beta particles are nothing but electrons. ये आपके electrons ही हैं. Hence, atomic number of the nucleus is increased by 1 unit. The mass number does not change. यहाँ पे mass number आपका change नहीं होता. The general formula of beta decay is AZP. तो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पे Z+1 और ये हो जाएगा A. ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस विल बी बेसिकली बीटा डीके। तो यहाँ पे आपका ये Z+1 क्यों हुआ है, क्योंकि अंदर ही अंदर भाई साहब क्या हुआ है, आपका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर आपका 1 से बड़ा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द डॉटर न्यूक्लियस एंड एन इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड, ये इलेक्ट्रॉन आपका एमिट हो रहा है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल आपका थोरियम देखो क्या बना रहा है, दिस इज बेरिक पैलेडियम और ये 1 इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है। सो दिस इज अ बीटा डीके। फॉर बीटा डीके अ न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ प्रोटॉन with the nucleus according to the equation। तो आपका इक्वेशन भाई साहब क्या है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। फॉर बीटा प्लस डीके अ प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ न्यूट्रॉन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन प्लस आपका भाई साहब पॉइस्ट्रॉन, ये आपका पॉइस्ट्रॉन है, इसको अपन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, दिस इज नोन एज पॉइस्ट्रॉन, और ये भाई साहब आपका न्यूट्रिनो, ठीक है। मासलेस एंड चार्जलेस, दीज आर मासलेस एंड चार्जलेस, ठीक है। Decays follow the following pattern: parent nucleus, daughter nucleus plus beta particle plus anti-neutrino, ठीक है। Gamma decay, when an excited nucleus transmits to a state of lower energy, it emits gamma decay, ठीक है। तो आपका भाई साहब गामा रे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गामा डीके। तो अंदर ही अंदर जो आपके न्यूक्लियसेस होते हैं उनके एनर्जी में भी काफी डिफरेंसेस होते हैं। तो कभी कभी जब आपका न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाए या डिस्टेंस कम हो जाए तो उसके हिसाब से एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो जब एक हायर एनर्जी वाला न्यूक्लियस अपने ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो फोटॉन्स एमिट करता है इन 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 द फॉर्म ऑफ गामा डीकेस, ठीक है। The emission of gamma rays from the nucleus does not alter either atomic number or mass number, ये दोनों भी alter नहीं करता है। Gamma decay produces photons. Decay follow the following pattern: parent nucleus, daughter nucleus plus gamma ray। कोई भी चेंज इसमें आपका ना ही एटॉमिक नंबर में होगा और ना ही एटॉमिक मास नंबर में होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियर डिके दैट प्रोड्यूसेस अ गामा रे, आपका देखो यहाँ पे बन रहा है गामा रे, ना ही एटॉमिक नंबर में और ना ही एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इट्स द सेम एज electron which is at a higher energy orbit, when it actually falls down to an electron which is at a lower energy, it emits an electromagnetic radiation in the same way inside the nucleus also this radiation is emitted, okay। Okay, when an excited nucleus transits to a state of lower energy it emits gamma ray and this process is called alpha decay, beta decay, gamma decay। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका गामा डीके, व्हेन एन एक्साइटेड न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो दिस विल बी प्योरली गामा डीके, ओके। एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और पॉइस्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। न्यूक्लियस में से ये इलेक्ट्रॉन या पॉइस्ट्रॉन अगर निकल रहा हो तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा होगा तो माइनस बीटा डीके होगा, पॉइस्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो प्लस बीटा डीके होगा, दोनों भी भाई साहब बीटा डीके के पार्ट है, सो द करेक्ट आंसर विल बी बीटा डीके, ठीक है, क्लियर, ओके 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 ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब न्यूक्लियर फिजन की। व्हाट इज बेसिकली न्यूक्लियर फिजन, मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसा जो होता है, उनको बहुत जोर से नींद आ रही है और पता नहीं कहां आ रही है? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, हमने ये सब पढ़ा भाई साहब रिकैप में, ठीक है।
रेट ऑफ डीके भाई साहब क्या हो जाएगा, माइनस डी एन बाई डी टी। तो माइनस डी एन बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा एन। ठीक है, सो लैम्डा डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ एलिमेंट एंड द आइसोटोप। लैम्डा इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है और आइसोटोप है, ये अपन ने पढ़ा। ये आपका क्या है, डी एन बाई डी टी इज द रेट ऑफ डीके। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, अभी हम ऐसा नहीं लिख सकते, रेट ऑफ डीके इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपका भाई साहब ये लॉग फॉर्म में ये, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये है। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट आफ्टर डिकेड, कहीं कहीं पे ये nt लिखा जाता है। ठीक है, n नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी भाई साहब, हाफ लाइफ कितना हो गया, 0.693 बाई लैम्डा, कौन मरेगा। ओके, आफ्टर n हाई लाइफ्स आपका क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n नॉट बाई 2n। आर वी क्लियर, क्लियर भाई साहब। नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स विल बी n इज इक्वल टू n नॉट बाई 2n। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब। तो आपका कितने नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस रहेंगे आफ्टर n हाफ लाइफ्स, इट विल बी n नॉट बाई 2n। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी हमने देख लिया है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिमेनिंग आफ्टर n हाफ लाइफ्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है भाई। देख लो ना यहाँ पे n है अपॉन n नॉट, ये कितना हो जाएगा बोलो। देखो यहाँ पे आप कर लो, यहाँ पे n की वैल्यू, तो यहाँ पे n की वैल्यू है n नॉट बाई 2 रेज टू n, और यहाँ पे वैसे अब n नॉट है। ठीक है, n हाफ लाइफ्स के बाद, तो फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस दैट रिमेन्स इज 2 बाई n। ठीक है, जिसको अपन लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, एक्टिविटी ऑफ r इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ डीके, r इज इक्वल टू dn बाई dt, दैट इज लैम्डा n। तो r जैसे आप लिख रहे हो कि n दैट इज नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स विल बी इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्डा t, वैसे ही रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू r नॉट e माइनस लैम्डा t। करेक्ट, ओके ओके ओके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी भाई साहब क्या है, बिक्वेरल है। ठीक है, या रदरफोर्ड अगर हम लेंगे तो दिस इज 10 रेज टू 6 टाइम्स ऑफ बिक्वेरल, और अगर हम क्यूरी लेंगे तो दिस इज 3.7 इंटू 10 रेज टू 10 बिक्वेरल। ठीक है, मीन और एवरेज लाइफ दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड एवरेज लाइफ, तो ये आपका टाउ है एवरेज लाइफ, इसको अपन बोलेंगे एवरेज लाइफ, और इसके चलते भाई साहब क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। ठीक है, तो अपन ने देखा भाई साहब डेरिवेशन के हिसाब से टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 into t average life। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, t half is equal to this much। okay okay okay, the half life of a radioactive element is x is 50 years, it decays to another element y which is stable, इसके बाद कोई decay नहीं हो रहा है। ठीक है, two elements x and y are found to be in the ratio of 1:15 in a sample of a given rock, the age of the rock was estimated to be। ये कार्बन डेटिंग मेथड है बेसिकली, आप इसमें कार्बन के रेशियो को देखकर बता सकते हैं कि वो सैंपल कितना पुराना है। जो आपके हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर या मॉन्यूमेंट से हम डिराइव करते हैं और बोलते हैं कितना पुराना है, ये दिस इज द मेथड। तो तुम भी वैसा ट्रेनिंग इधर देखते देखते लिख रही हो वैसा। गुड गुड, ओके चलिए वैसा फटाफट इसको करना है, क्विक क्विक। हो गया, डन डन डन। देख लेते हैं भाई साहब इसको, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है हाफ लाइफ कितना है, 50 ईयर्स है। तो n बाई एन नॉट अगर हम करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 15 दैट इज 1/16। नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे आपका रेशियो कितना है, यहाँ पे आपको x इज टू वाई का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:15। समझ में आ रहा है, 1:15 मतलब 15 वाई के एटम्स बन गए हैं। ठीक है, 15 वाई के एटम्स बने हैं। अभी ये जो 15 वाई के एटम्स आ रहे होंगे तो इसका मतलब आपका भाई साहब एन नॉट की वैल्यू कितनी होगी,
भाई साहब देखो यहाँ पे आपका y क्या है, एक डिफरेंट प्रोडक्ट है ना, तो आपका n जो होगा वो क्या होगा, ओके ये y है, मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, नहीं नहीं, n n नॉट आपका ओरिजिनल है, n नॉट आपका ओरिजिनल, ऐसे समझो n नॉट आपका ओरिजिनल है, ये भाई साहब आफ्टर सर्टेन टाइम फॉर्म n कर रहा है, ठीक है, तो n की वैल्यू भाई साहब क्या होगी, अरे भाई साहब ये क्या होगा, n नॉट प्लस y, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, देखो नहीं मैंने भी गलत लिख दिया भाई साहब, यहाँ पे देखो n जो बच रहा है आपका वो क्या होगा, n नॉट माइनस वाई, इतने निकल गए ना भाई साहब, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, n नॉट की वैल्यू क्या होगी, n प्लस वाई, अभी देखो भाई साहब यहाँ पे आपका x है जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है y में, x आपका y में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, आपके कुछ सालों बाद जो रॉक से सैंपलिंग निकाली गई है वहां पे x इज टू y का रेशियो कितना निकाला गया है, 1:15, अभी जितने भी y के एटम्स होंगे उसमें से n नॉट मतलब जो ओरिजिनल x के एटम्स थे उसको माइनस कर दोगे तो इतने आपके x के एटम्स अभी भी बचे रहेंगे कि नहीं, क्या ये समझ में आ रहा है, this will be the number of x atoms that are still left, this is the number of y atoms after time t which has to be determined here, so n not minus y मतलब n plus y करेंगे, number of x atoms that are left and y atoms that will be equal to n not, क्या ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे वही कर रहे हैं देखो n upon n not, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 1 upon 1 plus 15 that is 1/16, भाई देखो यहाँ पे n प्लस यहाँ पे अभी n नॉट कितना है, ये n y की वैल्यू भाई साहब कितनी है 15, ठीक है 15, और यहाँ पे n नॉट प्लस, तो ये हो गया आपका n नॉट की वैल्यू कितनी होगी 15 प्लस 1, है कि नहीं, n की वैल्यू तो ये हो गया आपका 16, तो ये हो गया आपका n नॉट, क्या ये समझ में आ रहा है, कंसेप्चुअली इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, 1:15 का रेशियो है, इसका मतलब क्या हुआ है 15 वाई के एटम्स हैं, 15 वाई के एटम्स है तो ओरिजिनली कितने रहे होंगे, ओरिजिनली भाई साहब एक्स के कितने रहे होंगे, ठीक है, दैट इज व्हाट हैज टू बी डिटरमिन्ड, तो अगर हम रेशियो निकालें यहाँ पे n बाई एन नॉट दैट विल बी 1 प्लस 15, ये होगा 1, एक n का एटम बचा हुआ है और 1 प्लस 15, ठीक है, n नॉट मतलब 1 प्लस 15, दिस विल बी 1/16, क्या ये रेशियो समझ में आ रहा है, ओके, फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर आफ्टर टाइम t दिस विल बी इक्वल टू n बाई एन नॉट, और हमको मालूम है जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/t और t अपॉन t हाफ, ठीक है, t अपॉन t हाफ, n बाई एन नॉट विल बी इक्वल टू 1 हाफ अपॉन t हाफ, ठीक है, तो ये t जो है इसको अपने को डिटरमिन करना है, और ये आपका देखो एक्चुअली होता क्या है n बाई एन नॉट को अपन लिखते हैं 1/2 रेस टू n, n नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स, ठीक है, तो इसका मतलब है ये 1/2 रेस टू n, अभी ये n मतलब क्या होता है देखो, t जो है टाइम t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ, है ना, n हाफ साइकिल्स अगर हम बोले तो टोटल टाइम इज इक्वल टू n ऑफ टी हाफ, तो आपका n का वैल्यू कितना हो गया t बाई टी हाफ, है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है, वही लिख रहे हैं अपन देखो n बाई एन नॉट विल बी इक्वल टू 1/2 रेस टू n, इतना तो समझ में आ गया रहेगा, अभी दिस विल बी इक्वल टू 1/2 रेस टू n मतलब t दैट इज टाइम टेकन अपॉन टी हाफ, यही है, इसके हिसाब से निकल रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका n बाई एन नॉट दैट इज 1/16 इज इक्वल टू 1/2 2 रेस टू 50, अभी इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे 1/2 रेस टू 4 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू t बाई 50, ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 रेस टू 4 इज इक्वल टू 1/2 t बाई 4, तो इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस t बाई 4 इज इक्वल टू 4, तो t की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई है 50, अच्छा हाँ सॉरी, आपका हाफ लाइफ पीरियड भाई साहब कितना है 50 है ना, ओके, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका, तो दिस विल बी t बाई 50, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2 रेस टू 4 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू t बाई 50, नाउ इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, तो 4 इज इक्वल टू t बाई 50, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 200 ईयर्स, आर वी क्लियर अमॉन दिस वन पीपल, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, आपका ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम ये वाला है जहां पे दिया हुआ है, ठीक है, आपका अभी का रेशियो कितना है 1:15 का रेशियो है, अभी का रेशियो, तो आपको मानना पड़ेगा मतलब टोटल रेशियो एट द स्टार्ट कितना रहेगा, ऑब्वियसली 16 रहेगा ना भाई साहब, हर एक एटम से एक वाई निकला है, हर एक एटम से, तो भाई साहब अभी टोटल रेशियो कितना है, ठीक है, तो स्टार्ट का रेशियो कितना रहेगा, ऑब्वियसली 16 रहना चाहिए, अभी कितना है 1,
अभी 1:15 है, 1:15 अगर है तो मतलब 1 ये वाला 1, और टोटल इसमें से कितना रहेगा? क्या ये समझ में आ रहा है? देखो देखो अभी आपका x/y का वैल्यू कितना है? 1:15 है। तो इसका मतलब ये जो 15 एटम्स y के आए हैं, ये जरूर 15 एटम्स x के से आए होंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये जो y 15 एटम x के से आए होंगे, तो ये 15 एटम प्लस अभी जो एक x एटम बचा हुआ है, ये भाई साहब हो गया आपका n नॉट का वैल्यू। टोटल एटम्स एट द स्टार्ट फॉर फॉर द x विल बी इक्वल टू 16। तो n नॉट की वैल्यू हो गई 16। और अभी कितना बचा है आपका? n का वैल्यू है भाई साहब 1, क्योंकि 1:15 का रेशियो बोला है। तो दैट इज हाउ n by n नॉट इज इक्वल टू 1/16। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज द ओनली टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस सवाल, अदरवाइज ये तो आपका फॉर्मूला बेस्ड है। क्लियर है? Are we clear on this one? Okay. The activity of a radioactive sample is measured as n naught counts per minute. Time t is equal to 0. And n naught by e counts per minute at time t is equal to 5 minutes. The time in minute at which the activity reduces to half its value. चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट। देखो n naught counts per minute at time t is equal to 0, and at time t is equal to t, it is n naught by e counts per minute. So the time at which the activity reduces to half of its value, मतलब t half की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? देखो at time t is equal to 0 आपका रेडियो एक्टिविटी कितना है? r is equal to n naught per minute है। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो कांस्टेंट है वो ये इतना है, मतलब रेडियो एक्टिव डीके आपका इतना है। at time t is equal to 5, this is equal to, और अपने को मालूम है भाई साहब r is equal to r naught e माइनस लैम्डा टी, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो एट टाइम टी तो आपका ये आर टी हो गया, और ये भाई साहब आर नॉट है। कर लो भाई साहब, अभी आपका आर टी का वैल्यू कितना है? एन नॉट बाई ई, दिस विल बी इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी। तो आपका ये और ये भाई साहब हो गया कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 बाई ई लैम्डा टी हो गया, और ये हो गया 1 बाई ई। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके। तो कर लो, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 1 बाई ई, तो लैम्डा टी की वैल्यू 1 बाई ई इज इक्वल टू, अच्छा चलिए ऐसा भी अगर हम करते हैं, यहाँ पे देखो हाफ लाइफ जो है वो क्या हो जाएगा? एन बाई एन नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2 रेस टू टी बाई टी हाफ, है ना? ठीक है, तो एन बाई एन नॉट अभी कितना बचा है यहाँ पे? एन नॉट बाई ई बचा है। ठीक है, अपॉन एन नॉट, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2। और यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका दिया हुआ है एट टाइम टी इज इक्वल टू, ये वाला टाइम कितना हो गया? 5। ठीक है, ये टी हाफ आपको निकालना है वैसा, टी हाफ आपको निकालना है। तो यहाँ पे दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड, तो 1 बाई ई इज इक्वल टू 1 बाई 2 रेस टू 5 अपॉन टी हाफ। ठीक है, 5 टी हाफ। दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना? लॉग ई रेस टू माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग 5 टी हाफ लॉग 1 बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, ये अपन इसको लिखेंगे माइनस लॉग ई इज इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस 5 बाई टी हाफ, क्योंकि ये लॉग 2 रेस टू माइनस 1 होगा, तो दिस विल बी लॉग 2, उस माइनस को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ओके ओके ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे टी हाफ कितना आ जाएगा? टी हाफ विल बी इक्वल टू 5 लॉग 2 अपॉन लॉग ई। ठीक है, लॉग 2 अपॉन लॉग ई। इसको कैसे करेंगे भाई साहब? ये सारा का सारा आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सब बेस ई पे चल रहा है। ठीक है, ये भाई साहब बेस ई पे चल रहा है, तो लॉग बेस ई बाई ई ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, सो दिस विल बी टी हाफ विल बी इक्वल टू 5 लॉग बेस ई 2। अभी बेस ई 2 को हमको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लॉग 5 इंटू 2.303 लॉग 10 2, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.3010, है ना? और इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब? 2.303, और ये हो गया 5। इनकी वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है? 0.693 इंटू 5। कर लो भाई साहब, इसका कितना आ जाएगा? 65 जो भी आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हो, 5 log e2। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे log e पे कहानी खत्म हो गई है, so you don't have to basically multiply. Okay, that would be it from my end for today. Thank you so much for your valuable time.